हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 22 जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एएलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्वेश्चन हमने करा रखा है, वहाँ से आप इसको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जब भी सेट लगाएं तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें और आप नोट करते जाएं और हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना सही किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरेख क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है आपका बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, बी है आपका खुले परिपथ में प्रोटॉनों की यादृच्छिक गति, सी है खुले परिपथ में परमाणुओं की यादृच्छिक गति और डी है खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। देखिए ये क्या है, आपका कंडक्टर है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल यानी कि जैसे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते हैं, जब तक हम कंडक्टर पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते हैं तब तक उनमें जो इलेक्ट्रॉन गति होती है क्या होती है, यादृच्छिक होती है, मतलब कि रैंडम इधर उधर चलती रहती है। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें हम सप्लाई देते हैं, जैसे कि इसमें हम जब सप्लाई देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक दिशा में अपना मोशन करने चालू कर देते हैं। तो यह क्या दिखाता है कि खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इससे हम समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे ही हम क्या किए, इस कंडक्टर में हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो जैसे हमने वोल्टेज सोर्स दिया, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का मोशन क्या प्रारंभ हो, एक दिशा में प्रारंभ हो गया, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। तो यह एक दिशा में इनका प्रवाह होने लगा, जिससे वजह से क्या होता है कि धारा का प्रवाह चालू रहता है। तो धारा का प्रवाह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत में धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है लेकिन करंट का फ्लो इस साइड में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक हम किसी भी कंडक्टर पे कोई बाह्य वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते हैं तब तक उनके बीच में क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, जिसे इस प्रकार से आप फिगर में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है जान्हवीस्थी, बी है आपका उरोस्थी, सी है टिबिया और डी है जांघ की हड्डी। तो याद रखिएगा, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वह जांघ की हड्डी है, यानी कि जिसे हम फीमर कहते हैं। ये जो लाल वाला भाग देख रहे हैं यही क्या है, फीमर है, सबसे लंबी हड्डी है। टिबिया कौन सा है, तो टिबिया ये जो आपका पीला वाला हड्डी देख रहे हैं ना, इसका नाम है टिबिया, ठीक है। और ये जो हरा वाला देख रहे हैं आगे का, इसे हम फिबुला कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप देखिए, जितने भी मानव कंकाल तंत्र में उपस्थित हैं हड्डियों की संख्या को सबको याद रख लीजिएगा, क्योंकि सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो सबको आपको याद करना है। अगला प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है? तो जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होता है, ठीक है। ये आपका पीएच स्केल है, आप देख लीजिएगा। जो बैटरी एसिड है उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2 होता है, सोडा वाटर का जो आपका होता है 2.5 होता है। उसके बाद एसिड रेन का जो पीएच मान होता है 4.3, क्लीन रेन जो बरसात होती है उस समय 5.6 होता है, डिस्टिल वाटर का पीएच मान 7 होता है, ब्लड का 7.4 होता है और समुद्र वाटर का आपका 8.1 होता है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका पीएच मान 9 होता है, यानी कि बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षारीय होता है, ब्लड भी क्षारीय होता है, समुद्र वाटर भी क्षारीय होता है। अमोनिया का पीएच वैल्यू 11 होता है, यह भी क्षारीय होता है और ब्लीचिंग जो होता है वह भी 12.6 होता है। तो इस प्रकार से इस पीएच स्केल को देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है आपका 8 kg भार वाली लोहे की गेंद को 3 kg भार वाले एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? एक बार प्रश्न फिर से पढ़िएगा। 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, बी है त्वरण, सी है स्थितिज ऊर्जा और डी है संवेग। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका त्वरण समान होता है। त्वरण क्या होता है? समान होता है, क्योंकि त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्मॉल जी होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान चाहे 8 kg हो चाहे 3 kg हो, उसका त्वरण क्या होगा? समान रहेगा। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनी होती हैं। तो हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं, याद रखिएगा, वह कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू आपको बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यह पेट की अम्लता को दूर करने का भी काम करता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है। तो इसका जो pH वैल्यू होता है 10.4 के आसपास होता है, इसे याद रखिएगा, 10.4। अगला प्रश्न है आपका, 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। तो आपको बल निकालना है। तो यह बराबर होता है m × a। m का मान दिया है 8 kg, ये आपको निकालना है। तो ये क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग आपका 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, यानी कि 9 - 4 बटा के समय आपका 2 सेकंड है। तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 बटा के 2, 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा, 8 को काटेंगे 4, 4 × 5 = 20, यानी कि 20 न्यूटन आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण होता है। तो वह किसके कारण होता है? परजीव के कारण, या जीवाणुओं के कारण, या कवकों के कारण, या परजीवी के कारण होता है। तो टिटनेस जो बीमारी होती है वह जीवाणु के कारण होती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व आपको बताना है। देखिएगा, ये क्या है? आपका पहला ग्रुप है। ठीक, और इसमें पहला आपको धातु बताना है। जो है इसमें पहले ग्रुप में हाइड्रोजन पहले आता है। पहला तत्व कौन सा आता है? हाइड्रोजन। जो पहला ग्रुप में पहला तत्व आता है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अधातु है। ठीक है, उसके अलावा आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? धातु हैं। तो पहला धातु तत्व कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, लिथियम हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, वह जो लेंस होता है, लेंस आपका होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, लेकिन आपके ऑप्शन में अवतल लेंस नहीं दिया है। तो अवतल लेंस को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्योंकि यह क्या प्रकाश को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। तो जो भी
लेंस जो प्रकाश को फैलाने का काम करता है उसे हम अपसारी कहते हैं। जो प्रकाश को एक बिंदु पर करता है उसे हम अभिसारी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपसारी लेंस। यानी कि अपसारी लेंस के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। उसको हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। जब किसी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रतिबिंब यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए हम क्या करना चाहिए कि यानी प्रतिबिंब आपका रेटिना बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकाश को फैलाएंगे। क्योंकि मानव के नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है ना। तो इसको हमें यहाँ पर रेटिना पर लाना है, तो हम क्या करेंगे, इस उत्तल लेंस को जो किरण आ रही है इसको मतलब कि और ज़्यादा दूर फैलाना पड़ेगा, यानी कि इस लेंस को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है अवतल लेंस। हम आगे क्या करेंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। अब जब भी प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी तो प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश आई तो प्रकाश को यह फैला देगा। क्या करेगा, प्रकाश को फैला देगा। फैलाकर कहाँ जाएगा, आपका उत्तल लेंस पर जाएगा। तो उत्तल लेंस अब क्या करेगा, यह प्रकाश को कहाँ पे मिलाएगा, यह आपके रेटिना पे मिलाएगा, जिससे प्रतिबिंब आपका रेटिना बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, जो कि वह फिर उस प्रकाश को आपके रेटिना पर एकत्रित करती है, जिससे प्रतिबिंब क्या करता है, रेटिना बनता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, मानव वृक्क द्वारा यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यूरिया और यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है। पहला है आपका क्षारीय धातु है, या दुर्लभ गैस है, या फिर एक हाइड्रोजन गैस है, या एक संक्रमण धातु है। तो हम देख लेते हैं ग्रुप 17 कौन सा है। आप देख रहे हैं ये आपका ग्रुप 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये 17 वाला ग्रुप है और ये 18 है। तो ग्रुप 17 में जो तत्व हैं, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हैलोजन गैस कहते हैं। ठीक है, यह क्या करते हैं, इनकी संयोजकता 1 होती है। यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग्रुप जिनका परमाणु क्रमांक 17 है वे हैलोजन गैस हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो क्षारीय धातु हैं वह ग्रुप 1 के धातु हैं। जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, ऑक्सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या हैं, क्षारीय धातु हैं। तो ग्रुप 1 के जो तत्व हैं वे क्षारीय धातु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत के कारण आपका चुंबकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है और रासायनिक प्रभाव भी होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ठीक है, और ऊष्मीय प्रभाव में क्या होता है, जैसे कि आपका हीटर हो गया, आपका इस्त्री हो गया, ये सब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H = I² RT पर निर्भर होते हैं। उसके बाद रासायनिक प्रभाव भी होता है। ठीक है, आपका संकुचन प्रभाव नहीं होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विद्युत के कारण कौन सा प्रभाव नहीं होता है, तो वह संकुचन का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपका विद्युत चुम्बकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है। ठीक है, यह जैसे कि रासायनिक प्रभाव कहाँ पे होता है, तो आपका बैटरी में जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन ए है, बी है आपका मिलेनिन, सी है रोडोप्सिन और डी है हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, जो कि मनुष्य में श्वसन पिगमेंट है आपका हीमोग्लोबिन है, क्योंकि
हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन परिवहन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है। तो इसे याद रखिएगा, जो मनुष्यों में श्वसन पिगमेंट है वो आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है? देख लेते हैं। ऑप्शन आपका क्लोरीन है, बी फ्लोरीन है, सी सोडियम है, डी ऑक्सीजन है। तो समूह 17 वाला देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से हैं। आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटाइन हो गया। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 जो पंचम तत्व है आपका एस्टेटीन है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 85 होता है। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मैच करा जो एस्टेटाइन लिखा हो। ठीक है, यानी कि यह प्रश्न आपका क्या था, गलत था। तो इस प्रश्न का सबको 1 नंबर बोनस मिलता। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपका 100 नंबर का है, लेकिन यदि उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 100 नंबर पे जो अंक मिलता नहीं है, आपका कितना पे मिलेगा, तो 99 पे आपका अंक मिलेगा। ठीक है, एक अंक छोड़ दिया जाएगा, तो जितना भी नंबर पाएंगे वो आप 99 में आपका गिना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि एग्ज़ाम में 1 2 या 4 प्रश्न तक गलत मिल पाए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न यदि आप पाएँ तो उसको ना करें तो भी आपका बोनस में चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि एस्टेटाइन होगा जिसका परमाणु क्रमांक 85 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसे याद रखिएगा। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका 9 होता है, सोडियम का 11 और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, सोडियम आपका धातु है, बाकी आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हैं, अधातु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो इसको हम समझने के लिए चलते हैं पीरियोडिक टेबल की ओर। ये आपका पीरियोडिक टेबल है और ये सब जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या हैं, समूह 2 के तत्व हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं। समूह 2 के तत्व बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्व की जो धात्विक प्रकृति है वो बढ़ती जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो धात्विक तत्व होगा आपका बेरियम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन कौन होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम समूह में जितने भी नीचे हम जाते हैं, ग्रुप में किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसके धात्विक लक्षण बढ़ते जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रवृत्ति और ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति, बी है पॉजिट्रॉन की गति, सी है प्रोटॉन की गति या इलेक्ट्रॉनों की गति। तो याद रखिएगा, किसी भी परिपथ में जो विद्युत प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों की गति के वजह से संभव हो पाता है। आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका कंडक्टर है, जैसे हमने वोल्टेज सोर्स दिया, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आपका करंट का, ये आपका इलेक्ट्रॉन की दिशा है इधर की, और एक इधर का जो करंट फ्लो का दिशा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितना सही किया। तो आज के लिए धन्यवाद।